नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम का ऐलान, 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों को दी जाएगी बूस्टर डोज। विपक्ष में क्रेडिट लेने की लगी होड़। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल निकला धमाके का मास्टरमाइंड। खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। अमित शाह ने साधा केजरीवाल पर निशाना, बोले विज्ञापनों पर कम पैसा खर्च करें और 13,000 करोड़ का बकाया दें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल, कहा जीन्स मोबाइल वाली लड़कियां मोदी को नहीं करती हैं पसंद, सिर्फ 50 साल की महिलाएं प्रभावित। सिद्धू के पुलिस वालों पर विवादित बयान से भड़के डीएसपी, दी खुली चेतावनी, कहा फोर्स हटाकर घूमो, रिक्शा वाला भी नहीं सुनेगा। पंचनामा की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मात देने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब 15 से 18 साल की उम्र के बीच के बच्चों को भी वैक्सीनेशन दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी से होगी। इसी के साथ 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी लगनी चालू हो जाएगी। वहीं 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज दी जाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष बूस्टर डोज का क्रेडिट लेने में तुल गया है। सबसे पहले राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, केजरीवाल तक सभी बूस्टर डोज के लिए अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। सर, जो विपक्ष शुरुआत में वैक्सीन लगवाने के लिए बौखला रहा था, अब वही विपक्ष जो है वो बूस्टर डोज के लिए नई नई बातें कर रहा है और पूरी होड़ में लगा हुआ है। भाई, केजरीवाल से तो पूछा जाना चाहिए कि भाई तुमने तो पोस्टर लगवाए थे, होर्डिंग्स लगवाए थे दिल्ली के अंदर में कि मोदी जी ने बच्चों की वैक्सीन जो है विदेश भेज दी। आज तय हुआ है कि बच्चों को वैक्सीन मिलेगी। 6 महीना पहले ही आपने कर दिया। जब वैक्सीन को हिंदुस्तान में लागू किया जाना था, उस वक्त यही लोग कह रहे थे कि गिनी पिग बनाया जा रहा है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मुस्लिम इलाकों में इसी सेकुलर पार्टी के जो पैसे पे काम करने वाले मौलवी मौलाना ये बता रहे थे कि ये जो कोई मोदी और शाह की साजिश है कि जिसके तहत जो है मुसलमानों को बीमारी भेजी जा रही है इसके द्वारा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आप लोग कर रहे थे। तो उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं को बाकायदा डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में आपने खुद को ही डिस्क्रेडिट कर दिया। और अब जब दुनिया समझ चुकी कि कोरोना के ऊपर विपक्ष ने सिर्फ घटिया राजनीति की, तो बूस्टर डोज का अनाउंसमेंट होता है तो सब क्रेडिट लेने चले आते हैं। पहली बात समझने की ये है कि बूस्टर डोज लगना है, किस एज को लगना है, कब लगना है, बच्चों के लिए वैक्सीन रेडी है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, किस एज के बच्चों को वैक्सीन देनी है अभी, ये प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करते हैं, ये कोई सेक्रेटरी डिसाइड नहीं करता। उसके लिए एक्सपर्ट्स पैनल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वैक्सीन बनाने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। वो तय करते हैं कि वैक्सीन इज रेडी, इस एज के बच्चों को दिया जा सकता है, बूस्टर डोज दिया जा सकता है, तब सरकार इसकी घोषणा करती है। और ये जो विपक्ष है, जो हिंदुस्तान में मदारी की तरह काम कर रहा है, इसको अब तक ये बात समझ में नहीं आई। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब में फैली सनसनी पर। लुधियाना कोर्ट विस्फोट में डीजीपी सिद्धार्थ ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि मारे गए युवक की पहचान हो गई है। जिसने इस करतूत को अंजाम दिया वो पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। उसे ड्रग्स तस्करी के मामले में 2019 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। डीजीपी ने बताया कि गगनदीप शायद जेल में रहने के दौरान खालिस्तानी तत्वों और ड्रग तस्करों सहित कुछ लोगों से मिला था। उसके पास बहुत अच्छा तकनीकी कौशल था और शुरुआती पूछताछ
पूछताछ से पता चलता है कि वो बम को इकट्ठा करने के लिए वॉशरूम के अंदर गया था। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि विस्फोट के पीछे पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकी है। सर, कोर्ट में ब्लास्ट करने वाला आरोपी आखिर कैसे पाक के इशारों पर काम कर रहा था? देखिए, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो जांच जो बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हम बता देंगे जी। तो अब तक जो स्टोरी है वो ये है कि ये जो गगनदीप नाम का एक जिसको बर्खास्त किया गया पुलिस कांस्टेबल था जी। वो कोर्ट परिसर में जाता है, बाथरूम के अंदर वो असेंबल कर रहा होता है जी। और वहाँ उससे मिस्टेक होती है और वो ब्लास्ट कर जाता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। जी। अब जब इसकी पहचान की गई तो मालूम चला कि ये तो ड्रग्स के केस में ऑलरेडी जेल के अंदर में था। जेल के अंदर ये किन लोगों के संपर्क में था उसकी पूरी लिस्ट निकाली गई। मालूम चला कि वहाँ पे ड्रग्स पेडलर्स के साथ इसकी बातचीत हो रही थी और जिसमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स भी थे जिन्होंने इनका दिमाग ब्रेन वॉश करके इन सब कामों के लिए प्रेरित किया। अब जो इसका सेकंड भाग है वो ये है कि ये सारी साजिशें ये जो रची जा रही है ये कोई पहली नहीं है, आखिरी भी नहीं है, क्योंकि आईबी लगातार इस तरह के इनपुट्स दे रही थी किसान आंदोलन के समय से ही। ये जो भेंडर वाले के पोस्टर्स लेकर के उसके टी शर्ट्स को पहन करके ये अन्नदाता बन के जो घूम रहे थे दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, उस समय से ही आईबी लगातार इस बात की चेतावनी दे रही थी कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। और क्यों? क्योंकि बब्बर खालसा और बॉर्डर के बाहर विदेशों में ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, किसके साथ मिलके? पाकिस्तानियों के साथ, आईएसआई के साथ मिलके, उसका ही ये एक एग्जाम्पल है। अब ड्रग पेडलर्स है पंजाब के अंदर, तो ये ड्रग पेडलिंग होता कहाँ से है? जो लोग भी पंजाब हो या महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो ड्रग पेडलिंग के काम में जुड़े हुए हैं, उनका सीधा सीधा रिश्ता ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ड्रग पेडलर्स के साथ है। और ये सारा पैसा, ड्रग्स का जो धंधे का जो पैसा है, वही आईएसआई आतंकवादियों को भी देती है, वही पैसे से आतंकवाद भी चलता है और उसी पैसे से अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में तथाकथित आंदोलन भी चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर केजरीवाल की नौटंकी पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विज्ञापन वाली केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि वो विज्ञापनों पर कम पैसा खर्च करें और दिल्ली की नगर निगम को बकाया फंड जारी करें ताकि जनहित से जुड़े अधूरे विकास कार्य पूरे हो सकें। अमित शाह ने केजरीवाल पर वार करते हुए आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में है कि हम वही करते हैं जो हम कहते हैं, जबकि बाकी दूसरे ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते, बस टीवी पर इंटरव्यू और विज्ञापन देने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार काम की बजाय सारा पैसा विज्ञापनों पर लुटाती नजर आ रही है। देखिए, अभी क्रिसमस था दिल्ली के अंदर, आपने दिया होता तो कोई बात नहीं, पूरे देश भर में क्रिश्चियन की बधाई, क्रिसमस की बधाई क्रिश्चियन कम्युनिटी को लुभाने के लिए, और फ्रंट पेज जी। हर जगह आपने ये काम किया। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का सपना देखना, प्रधानमंत्री होना, प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करना, ये आसमान जमीन का फर्क है। और मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। 5 सेंटेंस कहेगा, उसमें 3 झूठ। अब यह खबर आई तो इसने पलटवार किया और इसने कहा कि देखिए, हम तो 70 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ये योगी सरकार तो 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो पहला झूठ ये, 2000 करोड़ का आंकड़ा तुमने लाया कहां से? जी। साल भर में यूपी सरकार 2000 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रही है, ये आंकड़ा तुमने लाया कहां से? ये आदमी जिसको कहते कि ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर, और मैं इसकी पोल पट्टी खोलता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं, कभी इस तरह की खबर होती है तो मुझे लगता है कि भाई ये आदमी सफेद झूठ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल देता है। और टेलीविजन वाले जो वहां पे रिपोर्टर होते हैं, उनके ऊपर किस पैसे का दबाव है कि ये सवाल नहीं पूछते।
उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किसी क्वेश्चन आंसर के टेलीविजन वाले लाइव के रूप में दिखा देते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसने कह दिया 70 करोड़ रुपए जो है साल भर में खर्चा करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2020 का एक आंकड़ा देता हूं, आरटीआई से निकाला हुआ है 3 महीने के। जनवरी में 2020 में 72 करोड़ 60 लाख जनवरी में खर्च, फरवरी में 23 करोड़ 62 लाख और मार्च में 103 करोड़ 76 लाख 2020 में। अब आप समझिए, ये क्या बोल रहा था कि 70 करोड़ पे सालाना हम खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। भाई ये तो आरटीआई तुम्हारे डिपार्टमेंट ने, और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी और दूसरे आरटीआई वाले ने डाला तो ये फैक्ट फिगर गलत कर दिया, जनवरी का फिगर गलत बता दिया। और ये तो इसकी करिस्तानी है। तो 2021 का मैं बताता हूं। जनवरी 32 करोड़ 52 लाख, फरवरी 25 करोड़ 33 लाख, लेकिन मार्च में इसने खर्च कर दिया 92 करोड़ 48 लाख। भाई मार्च में अचानक से क्या हो जाता है, अब मैं आपको बताता हूं, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूं। अब याद कीजिए पिछले बार मार्च में क्या चल रहा था। पिछले साल मार्च में दिल्ली के अंदर लोगों की मौत हो रही थी और ये पर डे अगर हिसाब हम लगा दें मार्च का, तो ये ऑन एवरेज इस 3 महीने में 2 करोड़ रुपए पर डे खर्च कर रहा था। हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, एडवर्टीजमेंट आप करोगे। अभी पता नहीं आ रहा है कोई ब्लास्टर कुछ तमाशा। तो मीडिया से आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। इसने नया टेक्निक समझ लिया है कि मीडिया के मुंह में इतना पैसा कोच डालो कि आपसे कोई सवाल न करे। और ये शख्स इस तरह की राजनीति करने में मास्टर हो गया है। मैं बार बार कहता हूं, भोले भाले गांव वाले गरीब, उनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बेवकूफ़ बनाती है झूठ बोल के। केजरीवाल हिंदुस्तान का अकेला पॉलिटिशियन है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। आप किस कैटेगरी में हैं समझ लीजिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात दिग्विजय सिंह की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जीन्स पहनने वाली और मोबाइल इस्तेमाल करने वाली लड़कियां पीएम मोदी को पसंद नहीं करती हैं, बल्कि 40 से 50 साल की महिलाएं ही पीएम मोदी से प्रभावित हैं। इनसे थोड़ी बात करने की जरूरत है, वहीं थोड़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि महिला वर्ग के खिलाफ ये टिप्पणी शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकाल देना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह का ये बयान क्या दर्शा रहा है? क्या वो मोदी की लोकप्रियता से जलन महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बड़बोले लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। दिग्विजय सिंह की स्थिति जो है वो कहावत है, न घर का न घाट का। दिग्विजय सिंह तो की हालत ये है कि तो राहुल गांधी उनको देखना भी नहीं चाहते। आज से नहीं, कई साल हो गए, उनके दरवाजे तक नहीं जा सकते, इनकी हिम्मत नहीं। जिस तरह की बेइज्जती राहुल गांधी ने इनकी की है, वो तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की इंटरनल फाइट है और एक पोल इन्होंने बना रखा है जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है मध्य प्रदेश के कांग्रेस में। अदरवाइज ये काम तो पहले ही फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो राहुल गांधी के कोर टीम में अब नहीं है। अब एक बात तो ये हो गई, तो एक फ्रस्ट्रेशन उधर से, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते करते इन्होंने खुद को एक मुस्लिम नेता मान लिया है। अब आज उन्होंने क्या कह दिया, भाई जो जींस पहनती है, जो ये करती है, वो करती है, भाई ठीक है, जींस तो आप भी पहनती हैं, आपको मोदी पसंद नहीं है? बहुत पसंद है सर। अब लीजिए, अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दिग्विजय सिंह को अपने एक्सटेंडेड फैमिली में भी पूछ लेना चाहिए। ये ज्ञान देने से पहले अपने परिवार में ही एक्सटेंडेड फैमिली जो उनकी है वो पूछ लेना चाहिए कि वहाँ लोग मोदी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उनको जवाब मिल गया होता। वैसे
आपने महिलाओं के कैटेगराइजेशन आपने कर ही दिया, तो ये लगे हाथ अगले भाषण में ये भी बता दीजिएगा कि राहुल गांधी को कौन किस वर्ग की महिलाएं पसंद करती हैं, तो हम लोग का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर सिद्धू की बदजुबानी पर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलिस वालों पर विवादित बयान दिया और कहा कि अगर पीली जैकेट पहने गदर दिखा रहे इस युवक ने थानेदार को थप्पड़ मार दिया तो उनकी पैंट गीली हो जाएगी। सिद्धू के इस बदजुबानी का चारों ओर विरोध होने लगा। वहीं चंडीगढ़ डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने सिद्धू को चेतावनी दी है कि वो अपनी पुलिस सुरक्षा छोड़ दें, इसके बाद तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी कौन सुनेगा। वहीं सिद्धू के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। सर, सिद्धू की बदजुबानी पर क्या कांग्रेस एक्शन लेगी? भाई वो कॉमेडियन है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते गालियां दे देते हैं, कभी वो इस तरह की बातें कर देते हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो तब तो वो तो कह देगा भाई मैं तो कॉमेडी कर रहा था, मेरा पेशा ही कॉमेडी करने का है। और इस कॉमेडी करते 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 जो सबसे बड़ा कॉमेडियन है इस देश का राजनीतिक रूप से, उसने उसे पंजाब का पूरा कमान दे दिया है। तो ये तो पूरा का पूरा सर्कस चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। किसकी बात पे हंसा जाए, किसकी बात पे माथा पीटा जाए, ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा रोज इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं। ये है कि ये थोड़ा पंजाब से आते हैं, थोड़ा बॉलीवुड का तड़का लगा हुआ है और जरा कमेंट्री भी उन्होंने की है, तो इनको लगता है कि इस तरह का बिलो द बेल्ट जो क्रैक करने से लोग पसंद करते हैं। और इसलिए ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि भाषण के दौरान जो है कुछ से कुछ। अभी देखिए सबसे बड़ा जोक तो यही है कि भाई राहुल गांधी को जिस व्यक्ति ने पप्पू की पदवी से नवाजा, भाई आप ये ध्यान रखिए, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने ही राहुल गांधी का नाम पप्पू रखा है जी। और उस पप्पू ने इस नाम को रखने वाले को ही पंजाब का अध्यक्ष बना दिया है जी। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कॉमेडी, नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।